नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र चक्रधारी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बटमूल आश्रम कॉलेज, महापल्ली, सालेहोना, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे एक नए क्लास, और ये क्लास है BA अंतिम वर्ष है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल शामिल किया गया है, संसाधन और पर्यावरण। इसके अंतर्गत यूनिट 1 में हम आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यूनिट 1 का। आइए हम अध्ययन करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का वर्गीकरण। और संसाधन के बारे में आप सभी जानते हैं कि संसाधन क्या है। प्रकृति पदार्थ, समस्त जैव और अजैव तत्व जिन्हें मनुष्य अपनी बुद्धि, कला, कौशल और तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी ज्ञान को विकसित कर, उस क्षमता को विकसित कर किसी भी पदार्थ या वस्तु को उसमें गुण को तलाश करके उसको अपनी आवश्यकता के अनुरूप, उसकी क्षमता के अनुरूप, उनके गुण विशेष के अनुरूप, उसके क्वालिटी के अनुरूप समस्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब वो कर लेता है, सक्रियात्मकता उसमें ले आता है, तब कहीं जाकर वह संसाधन का स्वरूप ले पाता है। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधन किसी भी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, ये संसाधन है। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु जो प्रकृति प्रदत्त है, बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो, जब मनुष्य के लिए वह उपयोगी है तब वह संसाधन की श्रेणी में आता है। जब उसके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करने में वो सक्षम है तब कहीं जाकर वह संसाधन का स्वरूप ले पाता है, अन्यथा वह संसाधन का स्वरूप नहीं ले पाता। आइए, प्रोफेसर जिम्बरमैन ने संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किए हैं उसके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। और ये भी बात तय है कि जेलेस्की महोदय जी ने कहा था संसाधनों के बारे में कि संसाधन वे मानवीय श्रम, इच्छा और प्रतिभा का प्रतिफल होता है। मानवीय श्रम, इच्छा और श्रम का प्रतिफल होता है संसाधन। आइए अब जिमरमैन के क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। प्रोफेसर जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण, उन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है इसके बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। पहला
इसको हम ए कहेंगे। नव्यकरणीयता के आधार पर। दूसरा बी, इसको हम बी अंतर्गत डिवाइड करेंगे। इसमें प्राप्ति के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। ठीक इसी तरह से नव्यकरणीयता के आधार पर इसके अंतर्गत रखा जाता है पहला परिवर्धनीय, दूसरा है अपरिवर्धनीय, तीसरा है अक्षय संसाधन। परिवर्धनीय, अपरिवर्धनीय, अक्षय संसाधन। परिवर्धनीय संसाधन के अंतर्गत उत्पादन, भूमि, जल, जंगली जीव जंतु, वन व मछलियां को इसमें शामिल किया जाता है परिवर्धनीय नव्यकरणीयता के आधार पर। अपरिवर्तनीय के अंतर्गत पुनः इसको दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, संचित भंडार, संचित खनिज, संचित खनिज, और दूसरा अल्प परिवर्धनीय, अल्प परिवर्धनीय, अल्प परिवर्धनीय। संचित खनिज के अंतर्गत रखा जाता है कोयला, लोहा, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। इनको और अल्प परिवर्धनीय के अंतर्गत रखा जाता है गंधक, फास्फेट और टीन को। वहीं अक्षय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है सौर ऊर्जा, सागर, महासागरीय जल, महासागरीय जल, इनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक इसी तरह से प्राप्ति के आधार पर जो संसाधन है उसको पुनः चार भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिनमें पहला आता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी के अंतर्गत वायु, जल और भूमि इसको रखा जाता है। वहीं दूसरा सामान्यतः सुलभ संसाधन, सामान्यतः सुलभ संसाधन के श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है वन, घास के मैदान, कृषि क्षेत्र इत्यादि को। वहीं विरल संसाधन के रूप में ये तीसरा है प्राप्ति के आधार पर विरल संसाधन। इसके अंतर्गत रखा जाता है बहुमूल्य खनिज,
बहुमूल्य खनिजों को। चौथा है प्राप्ति के आधार ही, चौथे नंबर पर है बिखरे हुए, जिनमें आता है क्रायोलाइट और गंधक। ये जो चार्ट बनी हुई है, ये विभाजन बना हुआ है, जो वर्गीकरण बना हुआ है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता प्रोफेसर जिमरमैन द्वारा संसाधनों का वर्गीकरण के संबंध में है। इसमें उन्होंने नव्य करणीयता के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर, इन दो आधारों पर उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला। और नव्य करणीयता के आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे परिवर्तनीय संसाधन की। इनके आधार पर परिवर्तनीय संसाधन के बारे में हम बात करेंगे, प्रकाश डालेंगे। और परिवर्तनीय संसाधन वे साधन होते हैं जिनको मनुष्य वैज्ञानिक तौर पर सोचते हुए, उसका उपयोग करते हुए, उस दृष्टिकोण से उपयोग करते हुए उसको काफ़ी लंबे समय तक उसके गुण में वृद्धि करके, इजाफा करके रख सकता है या रख सकने में वो कामयाब होता है। ये संसाधन जो होते हैं परिवर्तनीय संसाधन होते हैं। और ये खास तौर पे वैज्ञानिकता के कसौटी पर उतरकर ही उसके गुण में, उसके क्वालिटी में, उसकी क्षमता में वृद्धि करके हम लंबे समय तक किस तरह से उसका हम उपयोग कर सकते हैं कोई भी वस्तु या पदार्थ का, जो हमारे लिए संसाधन है। जब हमारी सक्रियता की आपूर्ति कर रहा है तब वो संसाधन का स्वरूप ले पा रहा है। वही चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं परिवर्तनीय संसाधन के अंतर्गत। इनमें हम भूमि की उत्पादन भूमि सबसे पहले बात की गई है। इसमें उत्पादन भूमि की, उत्पादन भूमि को हम कैसे लंबे समय तक अत्यधिक मात्रा में हम उर्वरा उसको रख सकते हैं, ये सोचने वाली बात होती है। इसमें हम जैविक खाद का उपयोग करके और अधिक गहरीकरण जुताई करके हम इसमें भूमि उपयोग को हम लंबे समय तक उत्पादन के रूप में यूज कर सकते हैं। जल का भी उपयोग हम काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं, उसके गुण में इजाफा कर करके वैज्ञानिक विधि या तकनीक सुविधाओं का इस्तेमाल करके हम कई प्रकार से, जब जल अशुद्ध हो जाता है तब उसको हम परिष्कृत करके हम उसको शुद्ध बना लेते हैं और फिर दोबारा उसका हम उपयोग कर लेते हैं। जब कभी अशुद्धि दिखाई देती है वहाँ पे हम उसको शुद्धता की कसौटी पर कसते हैं वैज्ञानिकता के आधार पर, तब कहीं जाकर उसको धीरे धीरे हम लंबे समय तक उसका उपयोग कर पाते हैं। इसके लिए कई स्रोत हम धरातल पर विकसित कर सकते हैं, कई साधन, कई आयाम उसमें जोड़ सकते हैं ताकि जल का जो संरचना है, जो स्वरूप है वो यथावत बनी रहे, हम उसका लंबे समय तक उपयोग कर सकें। जंगली जीव जंतुओं को हम सुरक्षित करके हम सुरक्षित रख सकते हैं और लंबे समय तक हम जंगली जीव जंतुओं को हम देख सकते हैं और उनसे बने जो भी संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं। वन और मछलियाँ खासतौर पे वन, प्राकृतिक वनस्पतियों को या वन को हम दोबारा पुनः स्थापित कर सकते हैं, दोबारा हम उपजा सकते हैं, रोपित कर सकते हैं। ये विधि है रोपण की। हम रोपण विधि के माध्यम से हम इसको कई रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में लंबे समय तक हम उसके गुण को रखते हुए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। मछलियाँ भी ठीक उसी प्रकार से हैं कि इसमें मछली की जो क्वालिटी है, कई प्रकार की प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों को हम सुरक्षित करके हम लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये परिवर्तनीय संसाधन, जिसका हम गुण विशेषता के आधार पर लंबे समय तक हम उपयोग कर सकते हैं। ये है अपरिवर्तनीय संसाधन, जिसका हम लंबे समय तक वैज्ञानिकता के आधार पर भी हम लंबे समय तक जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते। एक लिमिट समय है
उस एक लिमिट समय पर ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और उस लिमिट समय से हम अधिक चलें तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। जितना अधिक हम उपयोग करेंगे मात्रा घटती चली जाएगी। यह है संचित खनिज की श्रेणी के अंतर्गत जो भूगर्भ के भीतर में पाए जाते हैं खनिज के रूप में कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इनका हम जितना अधिक दोहन करेंगे उतना अधिक ये नष्ट होते चले जाएंगे, विनाश होते चले जाएंगे। इनका अधिक जितना शोषण करेंगे उतना ही ज़्यादा इन्हें क्षति पहुंचेगी, और इसकी मात्रा धीरे 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 कम होते जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे, विनाश हो जाएगी। इसलिए अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, यूरोपीय देशों की बात करते हैं, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाहे या फिर जापान के देश क्यों ना हो, ये अपने अंदर कोयला, लोहा, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस के धरातल के भीतर है, उसका वे एक सीमा तक ही दोहन कर रहे हैं। उससे कहीं और अधिक दोहन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, ताकि ये भविष्य में भी बचा रहे, इसका उपयोग होता रहे, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है। हम इसको किसी और रूप में, दूसरे रूप में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार हम उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग इसको हम नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से अल्प परिवर्तनीय संसाधन के अंतर्गत गंधक, फास्फेट और टीन भी आता है, जिसको हम कुछ हद तक, कुछ स्वरूपों में रख करके इसका हम उपयोग अल्प रूप से हम कर सकते हैं। ये परिवर्तनीय है। इसी प्रकार से अक्षय संसाधन जो है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जो कभी खत्म नहीं होगा, इसको कहा जाता है अक्षय संसाधन। इसकी श्रेणी में आते हैं सौर ऊर्जा, सागर और महासागरीय जल, जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं, और ये समाप्य नहीं होने वाले संसाधन में आते हैं, अक्षय संसाधन की श्रेणी में। ठीक इसी तरह से प्राप्ति के आधार पर बी नंबर में आते हैं। प्राप्ति के आधार पर प्रोफेसर जिमरमैन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी वर्गीकरण जो है प्राप्ति के आधार पर उन्होंने बताया है। 4 वर्गों में इसको फिर पुनः डिवाइड कर दिया गया है। सर्वव्यापी, सामान्यतः 16, विरल संसाधन और बिखरे हुए, जिसमें सर्वव्यापी संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत जो हर जगह मौजूद हैं, ऐसे संसाधन जो सभी जगह पर्याप्त मात्रा में है, सभी जगह हमें मिलता है, वो भी वायु है, जल के रूप में हमें सभी जगह मिलते हैं, पृथ्वी के भीतर में, पृथ्वी के अंदर में, भूमि हर जगह में मिलते हैं। और उसी तरह से सामान्य सुलभ वन हमें हर जगह मिलते हैं। सामान्य सुलभ माने अधिकांश जगह में इसकी प्राप्ति हमें हो जाती है, चाहे वो वन हो, चाहे घास के मैदान हो, चाहे कृषि के क्षेत्र हो। ठीक इसी तरह से विरल संसाधन, ये प्राप्ति के आधार पर हम देखते हैं कि इस धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर हर जगह संसाधनों का जो वितरण है वो एक समान नहीं है। कहीं कम है, कहीं अधिक है, तो कहीं है ही नहीं। तो ये जो संसाधन हम देखते हैं ये कुछ इस श्रेणी में आते हैं विरल, माने बहुत कम मात्रा में, ये इनको हम बहुमूल्य खनिजों को इस श्रेणी में रखते हैं। इनमें आते हैं हीरे, हीरा, प्राकृतिक गैस या भूगर्भिक गैस जिसको हम कहते हैं। इसी श्रेणी में आते हैं संगमरमर, 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 ये हीरा, भूगर्भिक गैस या प्राकृतिक गैस, हीरा, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी जो संसाधन हैं ये बहुत विरले ही बहुमूल्य खनिज के रूप में हम देख सकते हैं। और आगे आते हैं चौथे नंबर में बिखरे हुए, जो प्रकृति में, धरातल में कहीं कहीं ही ये भी देखे जा सकते हैं, बिखरे हुए हैं, जिसमें क्रायोलाइट आता है, गंधक आते हैं, ये सभी संसाधन हैं, खनिज के रूप में है, ये सभी इसमें देखे जा सकते हैं। इस तरह से प्रोफेसर जिमरमैन द्वारा संसाधनों का जो वर्गीकरण किए गए हैं, 2 आधार उन्होंने माना, एक नव्य करणीयता के आधार पर और दूसरा
बी के रूप में प्राप्ति के आधार पर। नव्य गणित जिसको हम नए रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, नए स्वरूप में हम उसको ढाल सकते हैं और अलग अलग रूपों में किसी को हम कम समय तक, किसी को अधिक समय तक हम उपयोग करने की जिज्ञासा में रहते हैं और उसको काफ़ी हद तक हम पूरा भी कर सकने में सक्षम हो पाते हैं। ये संसाधन हैं। आइए इसके बाद हम संसाधनों के और वर्गीकरण की ओर बात करते हैं। संसाधन के ही और वर्गीकरण की बात करते हैं, जिसमें 6 प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण जो है किया गया है। यह था जिमरमैन का संसाधनों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं संसाधनों का कुछ और वर्गीकरण जो इस प्रकार से है। संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का वर्गीकरण उसके गुण, उसकी क्षमता, उसकी सक्रियात्मकता के आधार पर 6 रूपों में की गई है। पहला है जीवीय या अजीवीय संसाधन। दूसरा है पुनः प्राप्ति संसाधन। तीसरा है पुनः प्राप्ति ना होने वाले संसाधन। चौथा है कच्चे पदार्थ एवं शक्ति संसाधन। पांचवा है कृषि एवं पशु चारणिक संसाधन। छठवां है खनिज पदार्थ एवं औद्योगिक संसाधन। ये इसका जो वर्गीकरण कई रूपों में किया गया है संसाधनों का, वो इस प्रकार से है। जीवीय या अजीवीय संसाधन के रूप में, पुनः प्राप्ति संसाधन के रूप में, पुनः प्राप्ति ना होने वाले संसाधन के रूप में, कच्चे पदार्थ एवं शक्ति संसाधन के रूप में, कृषि एवं पशु चारणिक संसाधन के रूप में, और छठवां है खनिज पदार्थ एवं औद्योगिक संसाधन के रूप में। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको पृथक पृथक रूप से हम बात करेंगे, सभी को हम पृथकता के साथ हम अध्ययन करेंगे। जीवीय संसाधन, जीवीय संसाधन की बात करते हैं। बायोटिक रिसोर्सेस इसको कहा जाता है। जीवित जीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थ जो होते हैं या जो संसाधन होते हैं उसे हम जीवीय संसाधन कहते हैं। इनमें मुख्यतः प्राणियों और वनस्पतियों से सुलभ होने वाले संसाधनों को रखा जाता है। प्राणियों व वनस्पतियों से सुलभ होने वाले संसाधनों को मुख्यतः रूप से इसमें रखा जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख कृषि फसलें, वन्य जीव,
मनुष्य या जन, या जिसको मानव भी हम कहेंगे, वन, प्राकृतिक वनस्पतियां, मछलियां, इत्यादि इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। जीवीय संसाधनों के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और ठीक इसी तरह से अजीवीय संसाधन के श्रेणी के अंतर्गत अजीवित पदार्थों से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हमें मिलते हैं, जो पदार्थ हमें मिलते हैं, उसको अजीवीय अबायोटिक रिसोर्सेस के अंतर्गत रखते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेस के अंतर्गत रखते हैं अजीवीय संसाधन। इसके अंतर्गत हम रखते हैं लैंड को, जिसको हम भूमि कहते हैं, भूमि, जल और खनिज। भूमि के अंतर्गत चट्टानें भी आती हैं, चट्टान को हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। सागर, महासागर इसमें आ जाते हैं। खनिज के अंतर्गत वे पदार्थ जो भूगर्भ के भीतर पाए जाते हैं, चाहे वो धात्विक हो या अधात्विक हो, चाहे ऊर्जा खनिज हो, इन सभी को इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ये होते हैं अजीवीय संसाधन, जिनमें खासतौर पे लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, थोरियम, कोयला और इसी प्रकार के और अन्य खनिज जो हैं, खनिज के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं, जो अजीवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो है संसाधनों के वर्गीकरण जो किया गया है, दूसरा है पुनः प्राप्ति संसाधन, या फिर इसी को हम पुनः पूर्ति संसाधन कहते हैं। इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। पुनः प्राप्ति संसाधन या पुनः पूर्ति संसाधन, ऐसा संसाधन जिनके समाप्त होने पर उनकी पूर्ति दोबारा हो जाती है, दोबारा की जा सकती है, ऐसे संसाधन को हम पुनः प्राप्ति या पुनः पूर्ति संसाधन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, वन, प्राकृतिक वनस्पति, वन, सौर ऊर्जा, मछलियां, जल इत्यादि, इनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः इनकी पूर्ति की जा सकती है। ये है जैसे नदियां सर्वत्र धरातल पर बहती रहती हैं, इनको हम सतत संसाधन के रूप में रखते हैं। ये होती हैं नदियां सतत संसाधन के रूप में, सतत संसाधन नदियां जो सदैव से ही इस धरातल पर बहते हुए आ रही है। और वनों को काट कर हम दोबारा फिर इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, दोबारा रोपित कर सकते हैं, दोबारा हम कई प्रजातियों में इसका स्वरूप हम ले सकते हैं। ये पुनः प्राप्ति या पुनः पूर्ति संसाधन के रूप में आ सकते हैं। और ठीक इसी तरह से जल शक्ति और सौर ऊर्जा को भी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और ये ना समाप्त होने वाले संसाधनों में भी ये गिने जाते हैं। सौर ऊर्जा और जल शक्ति, सूर्य
की एक खास विशेषता ये होती है कि सूर्य के तापमान से वाष्पीकरण होता है धरातल पर, और वाष्पीकरण के द्वारा वर्षा होती है, और वर्षा कृषि को प्रभावित करता है, वर्षा वनस्पति को प्रभावित करता है, और ठीक इसी तरह से वर्षा नदियों के माध्यम से, अलग अलग स्रोतों के माध्यम से आगे की ओर बढ़ती है, और ये पूरी मानव समुदाय को प्रभावित करने से नहीं चूकती। अतः हम कह सकते हैं कि पुनः प्राप्ति संसाधन के रूप में ये 5 ऐसे स्वरूप हैं जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आगे आते हैं पुनः प्राप्ति या पुनः पूर्ति न होने वाले संसाधन। तीसरा है पुनः प्राप्ति न होने वाले संसाधन की, या फिर पुनः पूर्ति न होने वाले संसाधन। ये पुनः प्राप्ति न होने वाले संसाधन या पुनः पूर्ति न होने वाले संसाधन की, इसमें ऐसे संसाधन जिनकी पूर्ति हम पुनः पूर्ति किया जाना संभव नहीं है, दोबारा हम इसका पूर्ति या उपयोग हम नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन जो होते हैं समाप्त प्राय संसाधन के रूप में इसको जाने जाते हैं। और इनमें खासतौर पे लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, यूरेनियम, थोरियम, सीसा, जस्ता, गंधक, तांबा, टीन, क्रोमियम, निकिल, जिप्सम, सीसा, जस्ता, एस्बेस्टस, एंटीमनी, पोटास, फास्फेट, गंधक, क्रोमाइट, ब्रोमाइट, या यूँ कह सकते हैं जितने भी धात्विक खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं या ऊर्जा शक्ति वाले खनिज हैं, इन सभी श्रेणी में इनको हम रखते हैं, जिनको हम एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इनमें ये श्रेणी आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को भी इसमें हम रखते हैं, जो एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते। एंटीमनी, एस्बेस्टस, लोहा, क्रोमियम, निकिल, बॉक्साइट, अभ्रक, जिप्सम, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, डोलोमाइट, चूने का पत्थर, इत्यादि जितने भी धात्विक अधात्विक खनिज या ऊर्जा से संबंधित खनिज इसमें शामिल हो रहे हैं, सभी को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जो जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। और जैसे जैसे हम इसका उपयोग करते चले जाते हैं वैसे वैसे इनकी मात्रा भी क्षीण होती चली जाती है। जितना अवशोषण हम इनका करते हैं, जितना विदोहन इनका हम करते हैं, उतना ही अधिक रूप से ये शीघ्रता के साथ नष्ट होते चले जाते हैं। और शायद इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और खासतौर पे यूरोपीय देशों ने अपने जितने भी संसाधन हैं, खासतौर पे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लोहा इत्यादि का उपयोग उन्होंने कम कर दिया है। कम से कम मात्रा में वे अपने भूगर्भ से, धरातल से इसका उत्खनन कर रहे हैं, इसका विदोहन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी किल्लत पड़ने वाली है। वो
जानते हैं इस बारे में, और कितना महत्व है इस खनिज की वे इसके बारे में भी जानते हैं। और शायद इसीलिए वे उपयोग के लिए विदेशों से वे आयात भी करते हैं, अन्य देशों से वे इन सब चीज़ों का आयात भी किया जाता है, खासतौर पे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लोहा का ये उपयोग कर लिया जाता है। इसके अलावा इसी में यूरेनियम भी आती है, इसी में थोरियम भी आती है, जिसका उपयोग जो है बहुत लिमिट या सीमित मात्रा में किया जाता है। ये होता है पुनः प्राप्ति ना होने वाले संसाधन या पुनः पूर्ति ना होने वाले संसाधन। इसके बाद अगला है, चौथा है कच्चे पदार्थ व शक्ति संसाधन। रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेस। कच्चे पदार्थ वे होते हैं जो उद्योगों में काम में लाए जाते हैं और उस पदार्थ का अलग अलग रूपों में उत्पाद तैयार करके मार्केट में उतार दिया जाता है। अलग अलग रूपों में उसकी स्वरूप में परिवर्तन ला दिया जाता है। ये होते हैं कच्चे पदार्थ, और कच्चे पदार्थ से ही तमाम प्रकार के उत्पाद, प्रोडक्ट जो हैं तैयार होते हैं। ये होते हैं कच्चे पदार्थ। और ख़ासतौर पे खेतों में इसकी प्राप्ति होती है, वनों से इसकी प्राप्ति होती है, जीव जंतुओं से इसकी प्राप्ति होती है और खदानों से इसकी प्राप्ति होती है। ख़ासतौर पे कच्चे पदार्थ जो मिलते हैं ये वन से, जीव जंतुओं से, खेतों से, कृषि से, कृषि संबंधी कार्य से और खदानों से। इसकी प्राप्ति हमें होती है कच्चे पदार्थ की इन क्षेत्रों से। और जैसे कि वन से हम विविध प्रकार के लकड़ियाँ एकत्रित कर लिया करते हैं और इन लकड़ियों का उपयोग आज के युग में, जिसको हम वैज्ञानिक युग कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं, आज भी इसकी महत्ता कम नहीं हुई है। आज हम देखते हैं किसी भी घर का चौखट, दरवाज़ा या अलमारी या कुछ और अन्य साजो सामान की जो चीज़ें होती हैं, शोकेश, पलंग, अलमारी, जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं घर के घरेलू, इन सभी का जो निर्माण होता है वो लकड़ियों पर ही होता है। और लकड़ियों से ही कई प्रकार के नाव, जलयानों का निर्माण कर लिया जाता है और बहुआयामी रूप से लकड़ियों का उपयोग कर लिया जाता है। फर्नीचर उद्योग के लिए वन की विशेष कच्चे रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। वन से ही कई प्रकार के उद्योग भी संचालित होते हैं, जैसे कि बांस वनस्पति से खासतौर पे मिल जो है आधारित है, खासतौर पे कागज़ मिल। आप सभी जानते हैं कि कागज़ मिल की आज कितनी आवश्यकता है। जितने भी दफ्तर हैं, ऑफिस वगैरह जितने भी हैं और पेपर मिल्स हैं, सब कागज़ पर ही आधारित हैं। जब तक कागज़ नहीं होगा तब हम उसमें स्पष्ट लिखावट नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी सामान की चीज़ों में भी कागज़ की आवश्यकता पड़ती है, अतः ये वनों से ही हमें प्राप्त होती है। ये कच्चे रॉ मटेरियल हैं जिससे अलग अलग हम उत्पाद तैयार कर सकते हैं। जीव जंतुओं से भी कई प्रकार के उत्पाद जो है तैयार कर लिए जाते हैं। रॉ मटेरियल जैसे इनके खाल से, इनके सींग से, इनके दांत से कई प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण वगैरह और कई प्रकार के चीज़ें जो हैं बना ली जाती हैं। खेतों या कृषि वाले क्षेत्र से भी हमें प्रमुख रूप से कच्चे मटेरियल हमें प्राप्त होते हैं, पदार्थ प्राप्त होते हैं। और कपास, रबड़, गन्ना, धान की फसल, इसके अलावा गेहूं, दलहन, तिलहन और ढेर सारे रबी और खरीफ की जितने भी फसलें हैं, इन फसलों के द्वारा कई अलग अलग प्रकार के उत्पाद जो हैं तैयार कर लिए जाते हैं।
और ये रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे गन्ना का उपयोग जो है हम गन्ने उद्योग के लिए करते हैं, जिसपे कई प्रकार के गुड़ तैयार किए जाते हैं, शक्कर तैयार कर लिए जाते हैं गन्ने से। इसके अलावा कपास कृषि के माध्यम से उपजाए जाते हैं। कपास की खेती, पटसन की खेती, कपास से हम कई प्रकार के वस्त्र उद्योग की आधारशिला इस पर आधारित होती है। कई प्रकार के कुटीर उद्योग और बड़े बड़े उद्योग जो हैं मिल के यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कृषि से हमें मिलते हैं और इन्हीं से उत्पाद कच्चे मटेरियल के रूप में प्राप्त होते हैं। चाहे पटसन की बात करें, चाहे जूट की बात करें, तो ये भी इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। कई प्रकार के जो बोरे हैं पटसन के, वो तैयार कर लिए जाते हैं, रस्सी तैयार कर ली जाती हैं। ये रॉ मटेरियल में उपयोग होता है और उद्योगों की आधारशिला खासतौर पे इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर, इन्हीं रॉ मटेरियल के आधार पर आधारित होते हैं। खदानों से निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, इन खनिज पदार्थ का उपयोग जो है हैवी मशीनरी उद्योग में कर लिया जाता है। शक्ति संसाधन जो हमें प्राप्त होते हैं, धात्विक आधात्विक जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं, इन पर ही उद्योगों की आधारशिला आधारित होती है। और ख़ासतौर पे हम देखते हैं लौह अयस्क, टीन, अभ्रक, चांदी, सोना और इन सभी उपयोग हम अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का तैयार करने में हम कर लिया करते हैं। तो ये सभी हमें कच्चे पदार्थ के रूप में मिलते हैं और ये हमें शक्ति संसाधन के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। शक्ति संसाधन भी इसी में हम देखते हैं, खदानों से ये मिलते हैं शक्ति के संसाधन। इनमें जल विद्युत को गति देने के लिए खासतौर पे, और साथ ही साथ कोयला, पेट्रोल, थोरियम, यूरेनियम, ये सभी शक्ति संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें प्रमुखता कोयला और जल विद्युत इसमें शक्ति के संसाधन के रूप में शामिल कर लिए जाते हैं। और इन्हीं के आधार पर उद्योगों की जो आज हम आधारशिला हम देखते हैं, बड़े बड़े मोटरयान, वायुयान, जलयान, मशीन उद्योग और इसके अलावा परिवहन के जितने भी साधन होते हैं, इनको जो शक्ति प्रदान करने का जो काम करता है, ये शक्ति संसाधन ही करते हैं। ये खदानों से जो प्राप्त होते हैं हमें, ये शक्ति संसाधन ही ये प्राप्त करते हैं। ये खासतौर पे भूतापीय ऊर्जा थोरियम के रूप में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। थोरियम, यूरेनियम आज के आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है। यूरेनियम, इसको परमाणु ईंधन कहा जाता है। परमाणु ईंधन आज की आधुनिक आधारशिला जो है परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम पर आधारित है। ये शक्ति संसाधन का महत्वपूर्ण साधन है। शक्ति संसाधन लौह अयस्क, आज के आधार स्तंभ लौह अयस्क को भी देखा जाता है। कोयला, आज का आधार स्तंभ उद्योगों की कोयले को भी देखी जाती है। कोयले के बिना किसी प्रकार की उद्योगों की आधारशिला रखना या उसका स्थानीकरण करना कोसों दूर है, कल्पना से परे है। इसके बगैर कोई भी आधारशिला उद्योगों की नहीं की जा सकती। ये है आपका कच्चे पदार्थ व शक्ति संसाधन। इसके बाद हम आते हैं पांचवें क्रम में, कृषि एवं पशु चारणिक संसाधन। कृषि एवं पशु चारणिक संसाधन। मनुष्य की 3 भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में भी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके लिए उसे कृषि के ऊपर आधारित रहना पड़ता है और कृषि से ही ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें प्राप्त हो पाती हैं। भोजन के लिए मानव कृषि पर ही निर्भर रहता है। कपड़ा के लिए मनुष्य कृषि पर ही निर्भर रहता है और मकान के लिए भी मनुष्य कृषि पर ही निर्भर रहता है।
ये एक दूसरे के पूरक हैं। रोटी, कपड़ा और मकान ये मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और इनकी पूर्ति हम इसके द्वारा कर सकते हैं। पशुचारणी की बात करें, संसाधनों की बात करें तो आदिकाल से मनुष्य जो है अपने कृषि व्यवस्था के अंतर्गत जिस क्षेत्र में घास की विस्तार ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में पशुपालन का भी परंपरा हमें देखने को मिलता है। और हम पशुचारणिक संसाधनों के श्रेणी के अंतर्गत जो इनसे कई प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मक्खन, घी, पनीर, सींग, मांस आदि, इनसे ही हमें प्राप्त होते हैं। ये आते हैं पशुचारणिक संसाधन में, कृषि और पशुचारणिक संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत। और इस तरह से हम बात यहाँ पर कृषि और पशुचारणिक के संबंध में रख सकते हैं। छठवां है, इसके बाद आते हैं हम लोग छठवें में, खनिज पदार्थ व औद्योगिक संसाधन। खनिज पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम भूगर्भ से खोदकर निकालते हैं। इसका उपयोग हम प्रौद्योगिकी ज्ञान का उपयोग करके, इसका हम तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके हम उत्पादन करते हैं खदानों से, चाहे वो खुले हों या बंद खाने हों, हम वहाँ से खनिज की प्राप्ति करते हैं। इनमें कई प्रकार के खनिज हमें मिलते हैं जिनमें धात्विक, अधात्विक और शक्ति मूलक संसाधन होते हैं, जिसको हम खनिज पदार्थ के रूप में, शक्ति संसाधन की श्रेणी के रूप में रखते हैं। ये सभी इसमें प्राप्त होते हैं, चाहे आपका लोहा हो, मैग्नीज हो, बॉक्साइट हो, क्रोमियम हो, निकिल हो, प्राकृतिक गैस हो, कोयला हो, इत्यादि को हम इसमें रखते हैं खनिज पदार्थ के अंतर्गत। और ठीक इसी तरह से औद्योगिक संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज के अंतर्गत हम बात करते हैं कि वे सभी संसाधन जिनका उपयोग हम आधुनिक उद्योग में करते हैं, जिसका उपयोग किया जा सकता है, औद्योगिक संसाधन कहते हैं। और विशेष रूप से लौह अयस्क जो होता है, आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि के आधार पर हम बात करते हैं, प्राविधिक ज्ञान की बात करते हैं, तो इस तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए हम लौह अयस्क का उपयोग हम कई रूपों में कर सकते हैं। लौह अयस्क से हम कई प्रकार के इस्पात तैयार करते हैं और कई प्रकार के इससे हम सामान तैयार कर सकते हैं। फलस्वरूप रेल के डिब्बे, पटरी, मकान, जलयान, मशीन और हेवी मशीनरी चीज़ें, इन वस्तुओं का हम निर्माण जो है लौह अयस्क के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि आज के उद्योगों की जो आधारशिला है या आज के युग की जो आधारशिला है वह लोहे पर ही आधारित है। एक सुई से लेकर एक बड़े से बड़े हैवी मशीनरी चीज़ें जो हैं उसका निर्माण लोहे से ही की जा रही हैं, जिसमें काफ़ी मजबूती प्रदान की हुई हम देखते हैं। उनमें लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके द्वारा बने हुए जो तैयार हुए उत्पाद हैं, संसाधन हैं, उसको हम लंबे समय तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में, अपनी संतुष्टि में कर सकते हैं। और शायद इसीलिए इसका जो उपयोग है आज के आधुनिक युग में एक आधार स्तंभ के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा तांबा का उपयोग हम देखते हैं, लौह अयस्क के बाद तांबा का उपयोग हम देखते हैं। आज का इस युग में हम तांबे के कई प्रकार के उत्पाद देखते हैं, उनसे बने हुए चीज़ें देखते हैं। खासतौर पे कई प्रकार के गिलास या कई प्रकार के इलेक्ट्रिकल उपकरण जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो हैं, इससे तैयार होते हैं तांबे के द्वारा। और क्योंकि ये हल्की और काफ़ी मजबूत होती हैं,
खासतौर पे बिजली के वायर तैयार करने में तांबे का, कॉपर का विशेष महत्व होता है। संसाधनों का वर्गीकरण में जो भिन्न प्रकार से किया गया था, इसमें मैंने 6 संसाधनों के बारे में वर्गीकरण यहाँ पे बताया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण और वर्गीकरण है, इसी में एक और पॉइंट 7वां पॉइंट के रूप में जुड़ती है, वह है संभाव्य एवं विकसित संसाधन। इसको हम 7वें क्रम में रखते हैं, इसको हम 7वें क्रम में रखते हैं। यह है संभाव्य एवं विकसित संसाधन। संभाव्य एवं विकसित संसाधन। इसके बारे में बात करते हैं। संभाव्य के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं संभाव्य संसाधन के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्सेस, हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र या देश के अंतर्गत वे संसाधन जिनका उपयोग हम निकट भविष्य के लिए हम करते हैं या किया जा सकता है, ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। एक संभावना बनी रहती है कि हम इसका उपयोग हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं और आने वाले समय में भी इसका उपयोग हम संसाधन के रूप में कर सकते हैं। ये संभाव्य संसाधन या पोटेंशियल संसाधन जिसको हम कहते हैं, ये आते हैं। हम देखते हैं कि भारत की नदियों का हम जो उपयोग केवल जल विद्युत उत्पादन के रूप में 2 या 3% ही कर पाए, लेकिन जब धीरे धीरे इसके ऊपर मांग बढ़ती गई, बिजली की मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे हमने कई बांधों को बांधकर हम जल विद्युत का उत्पादन भरपूर मात्रा में करने लगे, लेकिन अभी तक हम उतना ज़्यादा उपयोग हम जल विद्युत का नहीं कर पाए हैं जितना हमें करना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में संभावना ये बन रही है कि हम 100% हम नदियों के जल को बांध बना करके उससे जल विद्युत का उत्पादन हम करें, बिजली उत्पादन करें, ताकि हम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान कर सकें और संचार के साधनों का विकास कर सकें, साथ ही साथ कई प्रकार के निर्माणी स्थापना की हम स्थापना कर सकें। ये आधारित होता है खासतौर पे नदियों के बहने वाले जल को जब हम बांध देते हैं और उस बांध से गिराते हुए टरबाइन और डायनामो लगाकर हम जल विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। और जब हम इसमें हम 25 से एबव हम जब आप आगे जाते हैं, तब हम ये समझ लेते हैं कि हम विकास की ओर हैं, प्रगति की ओर हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो खत्म हो रहे हैं, उनके स्थान पर एक विकल्प के तौर पर हम ऐसे संसाधन को रखते हैं, एक ऐसे संसाधन को चुनते हैं और ऐसे संसाधनों को ही हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विकसित संसाधन की, डेवलप्ड रिसोर्सेस की। ऐसे संसाधन जिसका हम वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं और भविष्य में भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में भी हम उसका पूर्ण रूप से हम उपयोग कर सकते हैं। ये होता है विकसित संसाधन, डेवलप्ड संसाधन। जैसे जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत शक्ति की ढेर सारी संभावनाएं हैं जिसका उपयोग हम डेवलप्ड रिसोर्सेज के रूप में हम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के जितने भी देश हैं, वे शक्ति संसाधन के रूप में जल विद्युत का 100% उपयोग उनके द्वारा कर लिया गया है। और आज उनके द्वारा 25 से भी एबव %, 50% उनके द्वारा खासतौर पे जल विद्युत को उनके द्वारा विकसित कर दिया गया है। इसके अलावा और कई ऐसे संसाधन हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो लौह अयस्क हो, चाहे कोई और अन्य उत्पाद हो और अन्य खनिज संसाधन हो, उनको उनके द्वारा विकसित संसाधन की श्रेणी में रख लिया गया है।
ताकि भविष्य में भी उसका उपयोग वे अच्छे से ढंग से कर सकें, एक विकसित रूप में कर सकते हैं ताकि उनका देश, उनका क्षेत्र दिनों दिन प्रगति की ओर आगे बढ़ सके। और शायद इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, क्योंकि उन्होंने अपने संसाधन को अपने निकट वर्तमान में उपयोग कर ही रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी ऐसे संसाधन विकसित कर लिए हैं उसके स्थान पर, जो आगे उनकी ढेर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षमता हासिल करेंगे और वो संसाधन के स्वरूप में आ जाएंगे। ये है विकसित संसाधन। आज का यह लेक्चर यही समाप्त होता है। सुनने और देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।